अवसर है। और जब हम हमारे कार्यक्रम को पूर्णतः शुरू करें, वीर रस की कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमने अभी जिन युवा शक्तियों के प्रतीक को अभी सुना, वह इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वे लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वे लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं, जो पसीने से नहाते हैं मित्रों, वो इतिहास बदलते हैं। आदरणीय अतिथिगण, प्रबुद्ध विद्वज्जन, आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री विक्रम विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु महोदय, हमारे मुख्य वक्ता श्री आशीष भारतवंशी जी, हमारी प्रज्ञा प्रवाह के माननीय प्रांत संयोजक महोदय, हमारे वाग्देवी विचार मंच न्यास के अध्यक्ष महोदय एवं हमारे प्रांत सह संयोजक महोदय को कि वे मंच पर आएं और माँ वाग्देवी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना का हम सभी भाग बने। निवेदन करूंगा कि जब हम माँ वाग्देवी की अर्चना कर रहे हैं, आप सभी भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सरस्वती वंदना को हम सम्मिलित रूप से करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। को प्रज्ञा प्रवाह के द्वारा किया जा रहा है। प्रज्ञा प्रवाह, यह जो शब्द है प्रज्ञा, प्र का अर्थ है पूर्ण और ज्ञा का अर्थ है पूर्ण रूप से किसी चीज को जान लेना। अर्थात प्रज्ञा का अर्थ है जब आप किसी विषय पर गहन शोध और अध्ययन कर लेते हैं, वह प्रज्ञा होता है। और प्रज्ञा प्रवाह अर्थात जब पूर्ण ज्ञान, आत्मविश्लेषण, शोध, अनुसंधान कर किसी विषय पर आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, तब आप उसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक प्रतिपादित करें, यही प्रज्ञा प्रवाह है। अर्थात भारतीय विचारों का और उदात्त हिंदू मूल्यों का इस रूप से प्रतिपादन करना, और प्रतिपादन किनके माध्यम से कराया जाना है? ऐसे विचारशील व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे विचारशील संगठनों के द्वारा जो भारतीय हिंदू मौलिक विचारों का मंडन करना चाहते हैं और सभी प्रकार के दुष्प्रचार, कुप्रचार का खंडन करते हैं। इसी प्रकार प्रज्ञा प्रवाह शोध कार्य को बढ़ावा देता है और प्रत्येक व्यक्ति को एक शोधार्थी बनाने के रूप में, विचारशील बनाने की इस यात्रा में अग्रसर है। प्रज्ञा प्रवाह के कई ऐसे आयाम हैं जिसमें शोध आयाम, विमर्श आयाम, युवा आयाम, महिला आयाम, प्रचार आयाम है। और युवा आयाम का कार्य यही है कि युवाओं के मध्य इन भारतीय विचारों को पूर्ण स्पष्टता से स्थापित किया जा सके। और आज के इस कार्यक्रम को हम बिना विलंब के आरंभ करते हैं। और सर्वप्रथम, जैसा हमारी पद्धति रही है कि हम हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं, हम हमारे अतिथियों के स्वागत के साथ शुरुआत करेंगे। और सर्वप्रथम हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री आशीष भारतवंशी जी, जो एक स्थापित यूट्यूबर हैं, आप इतिहास के शिक्षक हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के विद्यार्थियों के मध्य आपकी एक विशेष रुचि है। आप जिस प्रकार अपने विषय को रखते हैं वो देखने योग्य होता है। और आप एक प्रखर राष्ट्रीय स्तर के वक्ता हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर जिस अथॉरिटी से आप बोलते हैं, जो आपका अध्ययन है, वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। तो श्री आशीष भारतवंशी जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री यशवंत तंवर जी को। प्रज्ञा प्रवाह मालवा प्रांत में जो हमारा युवा आयाम है, उसके उज्जैन विभाग के प्रमुख, आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के मध्य हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत
शास्त्र के क्षेत्र में एक स्थापित विद्वान के रूप में अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। आप इसके पूर्व शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य रहे हैं एवं आप उज्जैन, हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग है उज्जैन संभाग का, उसके अतिरिक्त संचालक भी रहे हैं। मैं आदरणीय श्री अर्पण भारद्वाज जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्री मोहित नागर जी को, उज्जैन विभाग युवा आयाम के सह संयोजक। भी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमारे वाग्देवी विचार मंच न्यास के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री सुप्रभात चौकसे जी का हम सभी स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री सुप्रभात चौकसे जी, आप LNCT ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और जो मंच में हमारे आदरणीय कुलगुरु महोदय के निकट बैठे हैं वे हैं हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर DD बेदिया जी। आप प्रज्ञा प्रवाह मालवा प्रांत के संयोजक हैं, साथ ही सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में IQAC डायरेक्टर हैं। साथ ही हमारे साथ में उपस्थित हैं हमारे मालवा प्रांत प्रज्ञा प्रवाह के सह संयोजक महोदय श्री मुकेश गुप्ता जी। आप द पैलेडियन हाउस स्कूल के डायरेक्टर एवं फाउंडर हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय को कि वे हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें एवं उनके आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय श्री अर्पण भारद्वाज जी। मंच पर विराजित आदरणीय भारतवंशी जी, आदरणीय चौकसी जी और एक हमारे मित्र हैं, और आप सभी जो इस सभा में उपस्थित हुए हैं, आप सभी का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन है विधि विभाग और लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्षों का, जो आज इस कार्यक्रम की सहभागी विश्वविद्यालय के सहभागी विभाग के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। यह जो विषय है आज का, यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि यह जो स्वराज है, अभी बात चल रही है, चूँकि हम विक्रमोत्सव भी मना रहे हैं, कुछ दिन पूर्व हमने इस पर भी चर्चा करी कि यह जो स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, गणराज्य है, यह भारत की मूल अवधारणा है। आज से 7000 साल पहले, 5000 साल पहले, 3000 साल पहले भी यदि आप रामचरितमानस को आपने कभी पढ़ा हो, मैंने जो सुना है वो बता रहा हूँ, मैंने अध्ययन नहीं किया, आपको पहले बता दूँ, रसायन का विद्यार्थी हूँ इसलिए। लेकिन मैंने इसी मंच से सुना कि रामचरितमानस में भी जब राजा राम का तिलक हो रहा था, तब ऋषियों ने कहा कि पंचों की अनुमति हो तो इनका राज्याभिषेक करें। तो प्रतीत ऐसा होता है कि राजाज्ञा से सब हो रहा था, सब कुछ वैसा हो रहा था जैसा कि राजाओं के शासन में होता है। लेकिन जो कहा कि यदि पंचों की अनुमति हो तो इनका राज्याभिषेक करें, तो ये जो स्वराज है, ये स्वराज भारत का मूल स्वर है। आप अगर उसके पूर्व काल में भी जाएं, श्री कृष्ण के जी के काल में भी आप जाएं, भगवान श्री कृष्ण के काल में भी आप जाएं, तो आप देखेंगे कि भारत में सदैव ही प्रजातंत्र का स्वर जो है वो प्रमुख रहा है और प्रजा के स्वर को ही प्रमुख माना गया है। तो ये जो स्वराज है, यह जो स्वयं की संप्रभुता है, इसके लिए छत्रपति शिवाजी का संघर्ष हम में से किसी से छुपा नहीं है। और हम यह जितना निकट से उनको जानते हैं उतना यह पाते हैं कि इसके लिए एक संघर्ष, एक बहुत गहरा संघर्ष भारत में हुआ, जिससे यह स्वराज्य हम स्थापित कर सके। हम लोग आज़ादी को जब चर्चा करते हैं तो आज़ादी का प्रथम संघर्ष हम 1857 के संघर्ष को निरूपित करते हैं। इतिहास में ऐसा बताया गया, अब तो बदल रहा है, इतिहास लेखन बदल रहा है, इतिहास की धारणाएं बदल रही हैं, भारतीय इतिहास के बारे में विचार बदल रहा है। लेकिन भारत का जो आज़ादी का संघर्ष है, जो भारत की गुलामी है, वो कोई 300 साल पुरानी नहीं है, यह शताब्दियों पुरानी थी। जब से हमने अपना वैचारिक धरातल को, हमारे वैचारिक धरातल को जब शत विक्षत करने का यज्ञ शुरू हुआ, तब से भारत ने अपनी, जब से उसकी सांस्कृतिक पहचान को, जब से उसकी सांस्कृतिक मूल्यों का अपघटन शुरू हुआ, तब से यह आज़ादी की लड़ाई चालू है। और हम अंग्रेज़ों को घोषित शत्रु मानते हैं, लेकिन उसके पूर्व में भी आप अगर चर्चा करते हैं इतिहास में, तो आप कहते हैं कि मुगलों का अंतिम शासक कौन था।
तो अगर मुगलों का अंतिम शासक का नाम हमको पता है तो फिर हमको भारत के प्रथम शासक का नाम भी पता होना चाहिए। तो इतिहास में यह तो पढ़ाया गया कि मुगलों का अंतिम शासक कौन था, इसका मतलब यह है कि भारत मुगलों के भी अधीन रहा। तो मुगलों के खिलाफ भी लड़ाई हुई जिसकी क्या चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे, देखेंगे और सुनेंगे। तो आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई, वो एक मान्य धारणा है, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ घोषणा, वो युद्ध की घोषणा वो हो सकती है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई उसके पहले अगर आप आदिवासियों का संघर्ष देखेंगे तो आप पाएंगे कि आदिवासियों ने भी 16वीं से 13वीं शताब्दी में लगभग 1500 आदिवासी एक पहाड़ी चोटी पर राजस्थान की उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दी थी। तो ये जो भारत का इतिहास है और भारत के जो नायक हैं, जो वास्तविक नायक हैं, उनको एक जानबूझ करके मुझे लगता है कि उनको नेपथ्य में ले जाया गया और कुछ कहानियाँ ऐसी बतलाई गई जो कि हमारे वैभव, हमारे सांस्कृतिक वैभव, हमारे उत्कर्ष को, भारत के उत्कर्ष को दबाने का प्रयास थी। प्रज्ञा प्रवाह जैसे संगठन, प्रज्ञा प्रवाह जैसे आयाम इस षड्यंत्र के खिलाफ अब मुखर है और अब भारत ये जान रहा है कि भारत क्या है। आप अगर पाठ्यक्रम की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, इसका 5वां वर्ष है, मध्य प्रदेश उसका अगुवा राज्य है, अगुवाई कर रहा है उसके लागू होने में। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कभी भारत बोध नाम का प्रश्न पत्र पढ़ाया जाएगा? हिंदी पढ़ाई, अंग्रेजी पढ़ाई, उद्यमिता पढ़ाई, तमाम जीवनोपयोगी चीज़ें बताई, लेकिन जीवन के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी है किसी भी मनुष्य मात्र के लिए, वह उसका आत्मगौरव है। एक आत्मगौरव विहीन मनुष्य वैसा ही है जैसे डाली से गिरा हुआ पत्ता। तो ये जो गिरे हुए पत्ते थे, जो हवा के छोटे से झोंके से, जिसको हम कहते हैं पाश्चात्य की संस्कृति, पाश्चात्य की हवा, उससे जो डोलते थे और हवा में उड़ जाते थे, वो अब पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हैं अपने प्राणों के साथ में। वो मुकाबला करने के लिए तैयार है ऐसी किसी भी विचारधारा का जो कि हमारी पहचान को कुंद करती हो, हमारी पहचान को विस्मृत करवाने का प्रयास करती हो। और उस सिलसिले में आज का यह आयोजन है, मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक है, बहुत मौजूद है। और यहाँ उपस्थित युवाओं की जो उपस्थिति है, उनकी जो संख्या है, वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करती है, क्योंकि ये अगर एक 20 वर्ष का, 21 वर्ष का युवा जानेगा तो मुझे लगता है कि आगे की पीढ़ियों में बहुत आसानी से पहुंचेगा। हम सभी लोग जो 1985 शिक्षा नीति 1985 तक पढ़े, 1950, 60, 70 में जन्मे, 1965 की शिक्षा नीति के उत्पाद, फिर 1985 की शिक्षा नीति के उत्पाद, हम सभी शायद इस गौरव से वंचित रहे किताबों में और कक्षाओं में। पर अब किताबों में और कक्षाओं में यह बतलाया जा रहा है, युवा को यह बतलाया जा रहा है, 17-18 साल का युवा जब वो भारत को गढ़ता है, जब वो भारत को देश बनाता है, भारत देश की दिशा तय करता है, तब वह जानता है कि भारत क्या है और भारत को कैसा होना चाहिए, यह भारत क्या रहा है, यह किन युवाओं का देश रहा है। तो ये जो विश्वविद्यालय में चूँकि आयोजन हो रहा है, इससे मैं कह रहा हूँ कि लॉर्ड मैकाले ने जिन बाबुओं को गढ़ने का षड्यंत्र रचा, वो चला 100 साल, 125 साल चला, लेकिन अब एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का भी युग आ गया है, जब हम यह जाने कि हम किस जेनेटिक पूल से हैं, हमारा जेनेसिस क्या है, हम किन वीर पुत्रों की संतति हैं। वीरता हमारे जीन्स में है, यह जानने की जरूरत है। ऐसा बतलाया जाता रहा कि जो आया उसका हमने स्वागत किया और उसने धीरे धीरे हम पर, एक व्यापारी भी आकर के हमारे ऊपर राज करने लगा। इतना दीनहीन हमको उसने समझ लिया, इतना कमज़ोर उसने हमको समझ लिया। बताते गए कि भारत गरीबों का देश है, सपेरों का देश है, अनपढ़ लोगों का देश है, गंवार लोगों का देश है, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं बताया कि अगर यह गरीब था तो वह यहाँ आए क्यों थे। क्या आप और हम में से कोई कभी किसी गरीब के दरवाजे पर जाता है, वह भी उसको लूटने के लिए, उस पर डाका डालने के लिए? आपका उत्तर होगा ना। तो अगर हम गरीब थे तो हमारे द्वार क्यों आए? निश्चित ही हम संपन्न थे। तभी जो युवा है वह जानता है कि भारत सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहा है, यह विश्व गुरु रहा है। तो दो बातें एक साथ प्रचारित की गई और कुछ ऐसा दौर चला कि किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। अब हम भाग्यशाली हैं कि इतना युवा, आप देखिए, आप में से कई को अपना अक्स उसमें दिखाई देता होगा। आप में से कई लोग अपने आप को इन आशीष जी भारतवंशी के अंदर ढूंढते होंगे। हमने तमाम नाम सुने, मैं जिक्र ना भी करूं
ना करूं तो ही अच्छा है। लेकिन आप देखिए अभी भारतवंशी भी आ गए हैं, तो इसको अपनाया होगा, यह सरनेम रहा हो, उपनाम रहा हो, ऐसा मुझे थोड़ा सा, शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन एक व्यक्ति अपने आप को भारत का वंशज बताता है तो समझिए वो कितने आत्मगौरव से युक्त है। इसलिए मुझे यहाँ आकर के कई बार कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, ए रोज इज ए रोज इज ए रोज इज ए रोज। अंग्रेजी में भी कहावत है कि गुलाब को किसी भी नाम से पुकारिए उसकी खुशबू बदलती नहीं, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। जो नाम में कुछ रखा, अगर नाम में कुछ रखा ना होता तो शायद ये जो सामने सभा है यह खाली होती। आशीष तो बहुत है, तमाम आशीषों को आप जानते होंगे, लेकिन आज हमसे मुखातिब हैं भारतवंशी आशीष, जो अपने आप को भारत का वंशज बताते हैं, जो अपने नाम से बतलाते हैं कि मैं भारत की घोषणा करता हूँ, मैं भारत का परिचय कराता हूँ। हम बहुत भाग्यशाली हैं और मैं आयोजक लोक प्रशासन अध्ययनशाला और विधि विभाग अध्ययनशाला को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर रखा। विलंब के लिए क्षमा भी चाहता हूँ, परंतु विश्वविद्यालय का ही राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर हमने ग्राम डोंगला में शुरू किया है, वहाँ पर गया था तो वहाँ से आने में थोड़ा विलंब हुआ। आपसे क्षमा चाहता हूँ उपस्थिति में विलंब के लिए, आशा है आप जरूर क्षमा करेंगे। और आप सभी जो सभा में हैं और आप सभी जो मंच पर हैं, आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए। और वह बहुप्रतीक्षित क्षण जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं वह अब हमारे मध्य है। और मैं निवेदन करता हूँ हमारी सभी अतिथि मुख्य वक्ता महोदय के अतिरिक्त अन्य सभी अतिथि महोदयों का कि आप मंच के समक्ष अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। अदम्य साहस एवं विवेक के धनी, न्यायप्रिय शासक, गुरिल्ला युद्ध के जनक, हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न साकार कर मराठा साम्राज्य को स्थापित करने वाले एवं छत्रपति बनने का गौरव प्राप्त करने वाले ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन गाथा हम सुनने जा रहे हैं, कि गौरव गाथा सुनने जा रहे हैं। और इसलिए मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं कि अब आप सभी अपने मोबाइल फोन्स को कृपया साइलेंट मोड पर रख लें। मेरा विनम्र निवेदन है कि जितने भी हम सभी यहाँ उपस्थित हैं साथी, सभी अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट कर लें। और हम शुरुआत करेंगे शिवाजी महाराज के इस जीवन गाथा को उद्घोष के साथ। जब जब मंच से जय भवानी बोला जाए तो वहाँ से उत्तर आना चाहिए जो आप सभी जानते हैं जिनका आज कार्यक्रम है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आप सभी की जोरदार करतल ध्वनियों के मध्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को सूचित कर दीजिए कि श्री आशीष भारतवंशी जी आज उज्जैन में एक प्रखर वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। आप सभी की करतल ध्वनियों के मध्य श्री आशीष भारतवंशी जी। जय जयंती, जय आदि शक्ति, जय काली कपर्दिनी, जय मधुखैटभ छलनी देवी, जय महिष विवर्धिनी, जय जय निशुंभ शुंभ दलिनी, भणिभूषण जय जय भननी, सर्जा सम शिव राज कहे, देहि विजय दय जग जननी, देहि विजय दय जग जननी। समस्त भारत की आराध्य दैवत मां भवानी, भारत के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज। एक कवि था, उस कवि का नाम था कवि भूषण। औरंगजेब के लिए काम किया करता था। औरंगजेब ने कहा हमारे लिए कविताएं करो। उसने बड़ी खूबसूरत कविता लिखी। आप महान है, आप गौरवशाली है। औरंगजेब ने कहा जो सच है वो लिखो। उसने लिखा 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। अब उसे लगा कि औरंगजेब काट देगा। कुछ वार्ताएं हमेशा दक्कन से आती रहती थी और पूरे भारतवर्ष में यह नाम हो चुका था कि कोई एक राजा है जो समस्त भारतवर्ष में हिंदुओं के गौरव के लिए लड़ रहा है, जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना चाहता है।
मैं उस राजा के लिए अब से कविता लिखूंगा। कवि भूषण ने निर्धारित किया। और रायगढ़ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ, उसके उपरांत ये कवि जब दक्खन में गए, दक्खन में जाने के उपरांत रायगढ़ के एक मंदिर में जाके ये बैठ गए। एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने कहा, कौन है आप, क्या परिचय है आपका? बोले, मैं शिवाजी राजा से मिलने आया हूं, मैंने कविता लिखी है उनके लिए, उनसे मिलना चाहता हूं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, सुनाइए कविता। और कवि भूषण ने जो लिखा, कवि भूषण लिखते हैं, इंद्रजिमी जंब पर वाणवसु वंब पर रावण सदरंब पर रघुकुल राज है, पवन बारी बह पर शंभुरति नह पर जो सहस्त्र बह पर राम द्विजराज है, तेज तमांस पर कान्हा जिमी कंस पर त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। कवि भूषण को वो कविता सुनाते हुए देखने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, बाप रे, बड़ी खूबसूरत कविता लिखी है आपने, फिर से एक बार सुनाओ। उसने फिर से सुनाई, इंद्रजिमी जंब पर वाड़व सुवंब पर रावण सदरंब पर रघुकुल राज है। बोले, फिर से एक बार सुनाओ। इंद्रजिमी जंब पर वाड़व सु, बोले, फिर से एक बार सुनाओ। 4 बार 5 बार। कवि भूषण हताश हो गए। बोले, आप है कौन, 10 बार कविता सुन रहे हैं? बोले, जिसके लिए कविता लिखी वो मैं ही हूं, मैं ही शिवाजी महाराज हूं। जब जब आप मेरे लिए कविता गा रहे थे, उतने सोने के सिक्के मैं आपके नाम पे कर रहा था, रुके क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति ये समस्त भारतवर्ष में हो चुकी थी कि दक्खन में एक राजा, जिसे मुगल दक्खन का चूहा कहते थे, सह्याद्री का चूहा कहते थे, वो राजा अब अधिकृत छत्रपति का पद ले चुका है। छत्रपति बचपन से नहीं है। 1674 6 जून छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय गद्दी पर बैठे, अपने आप को अधिकृत राजा घोषित किया, उस समय उनके सामने वो पदवी लगी है छत्रपति की। छत्रपति की पदवी आती कहां से है? छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय तुकाराम महाराज का कीर्तन सुनने के लिए गए, वहां पे जब तुकाराम महाराज थे, तो तुकाराम महाराज ने शिवाजी महाराज से पूछा, बाळ, नाव काय रे तुझं, नाम क्या है तुम्हारा? बोले, मेरा नाम शिवाजी। वाह, बड़ा खूबसूरत नाम है तुम्हारा। शिव, जो पूरे विश्व पे छत्र धर के है, वो नाम है तुम्हारा। तो मराठी में वो कहते हैं, शिव तुझे नाम, शिव है तेरा नाम, ठेविले पवित्र, रखा है पवित्र, छत्रपति सूत्र विश्व का। छत्रपति क्या है? छत्रपति वो है जो विश्व पे सूत्र धर के रखे, छत्र धर के रखे। जो सूत्र है विश्व पे छत्र धरने का, वो छत्रपति है। शिवाजी महाराज को उनकी उपाधि ये तुकाराम महाराज ने बचपन में दी थी। उसी छत्रपति के तख्त को जब वो बैठे, उन्होंने वो उपाधि ली जिसका नाम पड़ा छत्रपति। ये सामान्य घटना नहीं थी। 750 साल की गुलामी में कोई भी नया राजा अपने साम्राज्य की नींव नहीं रख पाया था। राजा कई थे, लेकिन सबके साम्राज्य पूर्व से थे। छत्रपति शिवाजी महाराज वो पहले राजा बने कि एक दिशा से मुगल, दक्षिण से आदिल शाही, किसी एक जगह से पुर्तगाली, एक जगह से निजाम शाही, चारों ओर से जब मलेच्छों ने घेर के रखा था, उसके बीच में एक राजा प्रस्थापित हुआ जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। यह घटना सामान्य नहीं थी। औरंगजेब बौखला गया। औरंगजेब जानता था कि वो यदि आदिल शाही पे कूच करके चला जाए, वो आदिल शाही ध्वस्त कर देगा। वो निजाम शाही पे चला गया, ध्वस्त हो गई। लेकिन शिवाजी को कैसे संभाले? आगरा के दरबार में जिस समय पे औरंगजेब
प्रतिदिन आता था, उसके नारे लगते थे, आलमगीर बादशाह, औरंगजेब पधार रहे हैं। वो काफिर सिवा छत्रपति बन चुका है। ये बात औरंगजेब के मस्तक में गई। औरंगजेब को लगा हमारे होते हुए एक नया राजा हमारे खिलाफ बगावत। तो जो नारे उसके लिए लगते थे, जो नारे होते थे, आलमगीर औरंगजेब पधार रहे हैं। अब ये सीन समझिए। महाराष्ट्र में एक नाटक हुआ जानता राजा। उस नाटक का ये सीन है। ये सीन, ये डायलॉग औरंगजेब ने सच में कहे थे क्या? नहीं, लेकिन जो उसकी भावनाएं थी, जो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सोचता था, जो वो मराठों के बारे में जानता था, जो वो सह्याद्री के बाग के बारे में कहता था, वो सारे वाक्यात पुर्तगाली, अंग्रेज, मुगल दरबार के पत्रों में मिलते हैं। उसी से मेल खा के जानता राजा में ये अनुवाद है। अनुवाद क्या है? औरंगजेब जब दरबार में आ रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को अधिकृत राजा घोषित कर दिया है, ये बातें सुन के बौखला गया औरंगजेब। उसके नाम के सामने लगता था गाजी, आलमगीर। आलमगीर यानी कि जगत जेता, गाजी यानी वो जो अपने धर्म के लिए लड़ा हो, वो गाजी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज अधिकृत राजा हो गए, और जिस समय औरंगजेब अपने दरबार में आ रहा है, उसके नारे लग रहे हैं, तो जिन सभी सरदारों को, मनसबदारों को, जिन शहजादों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने खदेड़ फेंका था, वो सभी खड़े थे। सारे शहजादे खड़े हैं, सारे मनसबदार खड़े हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बन चुके हैं, औरंगजेब बौखला चुका है। और उसके नारे लगने के बाद औरंगजेब उन नारों को सुन के क्या कहता है, सुनो। एक दोस्त जब अपने दोस्त की तारीफ करता है, हमें समझ में आता है। शत्रु जिसकी तारीफ करे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। सुनो, वो अपने दरबार में आ रहा है, उसके नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान के गाजी आलमगीर औरंगजेब पधार रहे हैं। शहजादे खड़े हैं, मनसबदार खड़े हैं, और औरंगजेब उन नारों को सुन के कहता है ये सब फिजूल की बातें हैं शहजादे, ये सब फिजूल की बातें हैं। चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी थी। सारे हिंदुस्तान पर अपने सल्तनत का ख्वाब देखने वाले हम मां बदौलत आज ये क्या देख रहे हैं? हमारे आंखों के सामने शिवा अपने जहांगीर की तामीर कर चुका है। वो हमारे लाखों के फौज, वतनदार और सूबेदारों को खदेड़ चुका है। वो ये हमारे मामूजान उमराव अली शाइस्ते खान साहब। सच बात तो यह है शहजादे कि ये तकदीर के सिकंदर निकले। शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। केवल 3 ही उंगलियां खोनी पड़ी इन्हें। ये सूरत के खूबसूरत नवाब इनायत खान बहादुर, शिवाजी जब सूरत आए, ये सूरत से दुम दबाकर भाग गए। ये हमशी फौलाद खान, आगरा के हवलदार, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी हमशी फौलाद खान ने। शिवाजी जब आगरा में आए, आगरा में आके इनकी हथेली पे मिठाई रख के शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए। सारी इज्जत, सारी आबरू मिट्टी में मिला दी हमशी फौलाद खान ने। ये रणमस्त खा, ये केसी बूंदी सिंह, ये मुगल, ये अंग्रेजी, पुर्तगाली और ना जाने कितने ही फौजमंद सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी। हमारे खाना, खजाना, गोला बारूद, तोपे, घोड़े शिवाजी के पास तो नहीं है, फिर भी उसे फतेह हासिल होती है। जानते हो क्यों शहजादे? शायद तुम जैसे नाच गाना, मौज मस्ती, शराब में तल्लीन बहादुर शिवाजी को कभी समझ नहीं पाओगे। शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौजें और असला बढ़ाई,
लेकिन उससे भी ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए हैं शिवाजी ने। हमने शिवाजी के उन खुददार खादिमों को लाखों की जागीर दी, लेकिन उन्होंने हमारी जागीर पर थूक दिया। आज तक पूरी कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं थी शहजादे जिसे यह आलमगीर औरंगजेब खरीद नहीं सकता था, लेकिन शिवाजी के उन खुददार खादिमों ने हमें दिखा दिया कि वो ना तो रुकते हैं, वो ना तो झुकते हैं, और वो ना तो थकते हैं, और वो ना तो बिकते हैं शहजादे, वो ना तो बिकते हैं। शिवाजी नामाकुल है, मगरूर है, बदकार है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ और आसमान को छूती मीनार की तरह बुलंद है। दूसरों के भी मजहब, मजहबी कलाम, औरत और फकीरों की इज्जत करता है वो, इसीलिए उसकी इज्जत वो परवरदिगार करता है। हुकूमत करनी है तो शिवा का चलन सीखो शहजादे, शिवा का चलन सीखो। हम खुश नसीब है कि हमें दुश्मन भी मिला तो शिवा जैसा, शिवा जैसा। हुकूमत करनी है तो शिवा का चलन सीखो। ये कहानी अभी शुरू नहीं हुई है, कहानी शुरू होती है 1630 में। क्या समय था, क्या दौर था। कहां थे वो मराठे जो अपने आप को हट्टे कट्टे मराठे बताने वाले, क्षत्रियों की तलवार चलाने वाले। महाराष्ट्र देश, महाराष्ट्र, अरे राष्ट्र कहते हम जिसे, महान लोगों का राष्ट्र, जहां से आते थे मराठे। कहां थे, कहां थे? आदिल शाह और मुगल शाह के दरबार में सलवार तुमान पहन के इन्हीं के सामने नतमस्तक हो रहे थे। एक राजा बचा नहीं था, एक राजा जो औरंगजेब के सामने अपनी गर्दन ऊंची करके कह सके, नहीं मानता मैं तुझे बादशाह, नहीं मानेंगे। एक राजा बचा नहीं था महाराष्ट्र में। क्या क्या परिस्थिति क्या थी, क्या था हमारा भारत। भारत सारे विश्व में यदि ऐसा कोई राष्ट्र है जो बड़े अदब से यह कह दे कि ज्ञान समुची विश्व के आदि यहां आके समाया, वो राष्ट्र है मेरा भारत। सारे विश्व में यदि ऐसा कोई राष्ट्र है जो बड़े गर्व से यह कह दे कि उसकी संस्कृति विश्व की सबसे पौराणिक संस्कृति है, तो वो राष्ट्र है मेरा भारत। भारत एक ऐसा राष्ट्र जहां के लोगों ने अपने गर्भाशय में विश्व के समस्त धर्मों को स्थान दिया, वो भारत है। भारत ऐसा राष्ट्र जहां का एक राजकुमार संपूर्ण राज वैभव का पाठ छोड़कर विश्व को शांति का पाठ देने के लिए गया और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाया, वो भारत। भारत एक ऐसा राष्ट्र जहां एक बच्चे ने अपने पिता के वचनों के लिए 14 वर्ष के वनवास को अपनाया, वो रघुकुल राम का भारत। भारत वो भारत जहां की औरतें ऐसे लड़ी कि अंग्रेजों ने भी कहा कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत वो भारत जहां 16 बरस के नन्हे बच्चे ने स्वराज्य की नींव रखी थी, वो भारत। भारत वो भारत जहां पे हमें मस्जिदों में अजान के साथ मंदिरों में घंटों का नाद सुनाई देता है, वो भारत। लेकिन क्या अवस्था थी इस भारत की। विश्व की सबसे पौराणिक संस्कृति, ज्ञान सबसे पहले कहां आया, यहां आया। क्या हुआ उस भारत का, क्या हुआ। 750 साल की गुलामी, एक राजा नहीं बचा था। और उसी समय शिवनेरी के किले पर 19 फरवरी 1630 एक अग्नि कुंड ने जन्म दिया। अग्नि को रावण के सामने रघुकुल राम के जैसा, कौरवों के सामने गदाधारी भीम के जैसा, कौरवों के सामने अर्जुन के जैसा, जरासंध के आगे भीम के जैसा प्रतिशोध लेने के लिए पैदा हुआ। मुगलों के सर पे तांडव करने के लिए स्वयं कैलाश से सह्याद्री में शिव शंभु ने अवतार लिया और नाम था उसका
छत्रपति शिवाजी महाराज। सोलह 1630 छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म है। 1630 के पहले शाहजी राजे भोसले यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी, इन्होंने प्रयत्न किया कि मैं स्वराज्य की नींव रखूंगा। निजाम शाही में कार्यरत थे और निजाम शाही में काम करते करते जिस समय पे निजाम शाही का ध्वस्त हुआ, शाहजी राजे आदिल शाही में काम करने के लिए गए और पुणे के परगना में अपने आप को मनसबदार बना के आ गए। प्रयत्न यह था कि मैं पुणे की जहांगीर को स्वतंत्र करूंगा और यहां पे नए स्वराज्य की नींव रखूंगा। ये बातें जिस समय पे आदिल शाह को पता चली, आदिल शाह ने बुला लिया और फिर दोबारा कभी भी शाहजी राजे ये पुणे के परगना में नहीं गए। अब सपना देना था अपने बच्चे को। जो सपना शाहजी राजे का अधूरा रह गया, वही सपना उन्होंने दिया छत्रपति शिवाजी महाराज को। शिवाजी राजे जिस समय बंगलोर गए, बंगलोर में शाहजी राजे ने उन्हें भगवा पताका दिया और हाथ में दिया राजमुद्रा। क्या लिखा है उस राजमुद्रा पे? प्रतिपंच चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्व वंदिता सहाष्णु शिव सैषा मुद्रा भद्राय राजते। प्रतिपदा का चंद्र जैसे बढ़ते जाता है, वैसे ही शाहजी का पुत्र ये शिवाजी, इसका राज्य और सामर्थ्य बढ़ते जाइए, आशीर्वाद है मेरा। शाहजी राजे ने राजमुद्रा दी। शिवाजी महाराज अब पुणे के परगना में आए। 16-17 साल के बच्चे एकत्रित किए, उनके दिलों में मंत्र फूका स्वराज्य का। स्वराज्य क्या है? शिवाजी महाराज चाहते तो अपने 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 पूरे साम्राज्य का नाम मराठा साम्राज्य रख सकते थे, नहीं रखा। शिवाजी महाराज चाहते तो अपने साम्राज्य का नाम शिवराज्य रख सकते थे, नहीं रखा। क्या नाम है? स्वराज्य। स्वराज्य का मतलब क्या है? स्वराज्य का मतलब होता है स्वयं का राज्य। शिवाजी महाराज ने उन 16, 17, 18 साल के बच्चों को कहा, कोई शिवाजी राजा बुला रहा है इसलिए मेरे पास मत आना। तुम्हें यदि लगता है कि तुम्हारी बेटियां सुरक्षित रहे इसीलिए आना। तुम्हें यदि लगता है कि तुम्हारे आंगन की तुलसी यदि सुरक्षित रहे इसीलिए आना। तुम्हें यदि लगता है कि मंदिरों के गुंबद सुरक्षित रहे इसीलिए आना। कोई शिवाजी राजा बुला रहा है इसलिए मत आना। 16-17 साल के बच्चे एकत्रित करके उनके दिलों में फूका मंत्र स्वराज्य। बस निकल पड़े। कभी सोचा नहीं मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। शिवाजी महाराज निकल पड़े स्वराज्य का मंत्र उनके दिलों में फूंक कर। आदिल शाह के सरदार के तौर पे पुणे परगना में शाहजी राजे को रिप्रेजेंट करने के लिए शिवाजी महाराज आए थे। देखते ही देखते शिवाजी महाराज ने एक एक परगने को आजाद करते हुए 12 मावड़, यानी पुणे के पास से एक नदी बहती है, उस नदी के आजू बाजू में 12 छोटे छोटे गांव आते हैं, उसे 12 मावड़ कहते हैं। और उन्हीं मावड़ प्रदेश से आने वाले सभी लोगों को मावड़ा कहते हैं। उन गांवों को आजाद कर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य की नींव रख रहे थे। ये बातें जिस समय आदिल शाह को पता चली, सारा 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 इल्जाम डाला गया शाहजी राजे पर। बोले आप मदद कर रहे हैं अपने बच्चे को। अफजल खान, कौन है अफजल खान? अफजल खान हट्टा कट्टा 6.5 फीट का राक्षस, शरीर से सूर, बुद्धि से क्रूर। यह आदिल शाह के लिए काम करता था, शाहजी राजे के साथ में काम किया करता था। शाहजी राजे ने कहा मैंने नहीं किया है। अफजल खान ने कहा इन्हीं के वजह से हो रहा है। शाहजी राजे को कैद कर लिया गया और जो कुछ भी स्वतंत्र स्वराज्य का मंत्र शिवाजी महाराज पुणे के परगना में लेके आए थे, वो सारा स्वराज्य का काम उन्हें रोकना पड़ा। पिता को कैद कर लिया है। कितनी उम्र है शिवाजी महाराज की? 19 साल। यह समय है 1649 का, 1630 का जन्म है। जितनी भी आहुति स्वराज्य के लिए देनी थी, उस हवन को रोकना पड़ा। अब शाहजी राजे को कैद से छोड़ा गया, यह कहते हुए कि शिवाजी स्वराज्य का सपना छोड़ देगा।
शिवाजी महाराज ने अगले 7 वर्षों तक 1649 से लेके 1656 तक 1649 टू 1656 एक भी नया प्रयोजन नहीं किया है, एक भी युद्ध नहीं है। अब ध्यान से समझिए, नीचे आता है कर्नाटका का राज्य। कर्नाटका से महाराष्ट्र के राज्य में जो बाउंड्री लगती है वहां आता है कोल्हापुर। कोल्हापुर के पास में गांव है जिसका नाम है जावड़ी। जावड़ी का यह प्रदेश उस समय पे आदिल शाह के परगना में आता था। उस जावड़ी का जो व्यक्ति था जो वहां पे राज करता था, जो सूबेदार था आदिल शाह का, उसका नाम था चंद्रराव मोरे। ये चंद्रराव डिग्री थी, जो उस गद्दी पे बैठेगा उसका नाम होता था चंद्रराव मोरे। 1692 में जिस समय चंद्रराव मोरे का निधन हुआ, उनकी विधवा पत्नी ने वहां पे एक दूसरे चंद्रराव को बैठाया, और इस बार परमिशन आदिल शाह से नहीं ली, क्योंकि आदिल शाह से परमिशन लेके वहां पे बैठाना पड़ता था। इस समय परमिशन ली गई थी छत्रपति शिवाजी द्वारा। शिवाजी महाराज ने कहा कि मेरे होते हुए आप जिसे बैठाना चाहते हो बैठाओ। चंद्रराव मोरे जिस समय गद्दी पे आया, 2 साल में उसने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया। जो जागीर उसकी थी भी नहीं, वहां से वो कर वसूलना शुरू करता था। ये बातें जब शिवाजी महाराज को पता चली, शिवाजी महाराज ने कहा पत्र लिखो इसे कि आप राजे नहीं हैं, आपने हमसे पूछ के चंद्रराव की डिग्री ली है, आप हमारे हुक्मों के खिलाफ नहीं जा सकते। और चंद्रराव ने पत्र में वापस लिखा, आप कहा के राजे हो, राजा आदिल शाह है। शिवाजी महाराज ने कहा सापाच्या पिलावळाला जागेवर ठेचणं आता गरजेचं आहे। सांप और सांपों के बच्चों को जगह पे मारना जरूरी है। शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मोरे और उनके खानदान में जितने लोगों ने फन फैलाए थे सबको मार दिया। पुणे का परगना उस समय जो वहां का मेन हेड था, छोटे छोटे परगने एक बड़े सूबेदार के अंडर में आते थे। उस व्यक्ति का नाम था अफजल खान। ये डायरेक्ट आदिल शाह और अफजल खान को चुनौती थी कि शिवाजी ने अब अपने पर फैलाना फिर से शुरू कर दिया। एक एक करके शिवाजी महाराज धीरे धीरे छोटे छोटे किले ले रहे थे, और आदिल शाह के दरबार में आए दिन खबरें आते रहती थी कि आज उस शिवा ने वो किला फतेह किया, आज उस काफिर शिवा ने वो किला फतेह किया। और आदिल शाह को लगने लगा कि किसी दिन स्वयं शिवाजी अगर बीजापुर आ गया तो हमें खदेड़ के ले जाएगा, बचाएगा कौन हमें। बड़ी बेगम, यह आदिल शाह की मां थी, सगी मां नहीं है, सौतेली मां है। आदिल शाह के पास कुतुब शाही करके एक और शाही थी, उस कुतुब शाह की बेटी है ये, और वो अपने आदिल शाह पर अपने सगे बेटे से ज्यादा प्रेम करती थी। बड़ी बेगम ने दरबार में सभी को बुलाया और पूछा, है कोई आदिल शाह के दरबार में मर्द का बच्चा जो उस शिवा काफर को पकड़ के लेके आएगा। शिवाजी महाराज के कारनामे ये पूरे भारतवर्ष में फैल रहे थे। कोई नहीं था उस दरबार में जो कहे कि मैं लाऊंगा शिवाजी को। उस समय एक प्रथा थी, टेबल के ऊपर एक पान रखा जाता था, मराठी में उसे बीड़्याचं पान कहते हैं। जो आपका बेड़ा होता है उसे बीड़ा कहते हैं। व्यक्ति यदि उस मुहिम पे निकलना चाहे तो उसे पान उठा के खाना पड़ता है। जो पान उठा के खाएगा वो मुहिम पे जाएगा। वो पान रखा गया और पूछा गया, कोई है मर्द का बच्चा। पूरे दरबार में मैयत में जैसा मातम होता है वैसा मातम छाया हुआ था, क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता था उस शिवाजी महाराज को मारने के लिए। लेकिन तभी एक क्रूर शूर 6.5 फीट के राक्षस ने अपना हाथ खड़ा किया और कहा, हम लाएंगे शिवाजी को। नाम था उसका अफजल खान। शरीर से पक्का बलवान शूर, दिमाग से बुद्धि से उतना ही क्रूर। उसने पान उठाया, बोले मैं लाऊंगा शिवाजी को। निश्चय कर लिया। जो मातम पूरे दरबार में छाया था वो अब जल्लोष में तब्दील हो गया और सबने नारे लगाए, सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह, अब सिवा की खैर नहीं, अब सिवा की खैर नहीं, जाएगा सिवा, जाएगा सिवा। क्यों? अफजल खान कोई छोटा मोटा सिपाही है? अफजल खान वो है जिसने शिवाजी महाराज के पिताजी को कैद किया। अफजल खान वो है, शिवाजी महाराज के एक सगे बंधु थे जिनका नाम था संभाजी महाराज, जिनके ऊपर से शिवाजी महाराज के बेटे का नामकरण हुआ है। संभाजी महाराज शाहजी राजे के साथ में कार्यरत थे, तो जिस समय संभाजी महाराज आदिल शाह की ओर से कनकगिरी में युद्ध करने के लिए गए और उन्होंने कहा कि हमें सेना चाहिए, इसी अफजल खान ने सेना को न भिजवाते हुए धोखे से संभाजी महाराज को मरवा दिया था। अफजल खान वो था कि जिस समय पे आलमगीर औरंगजेब, आशिया खंड का सबसे बड़ा राजा, वो जिस समय पे शाहजहां के नीचे काम करते हुए दक्कन में गवर्नर बन के आया था, तो मुंबई के पास कल्याण भिवंडी के युद्ध में अफजल खान ने औरंगजेब को कैद किया था। औरंगजेब कैद में था तो औरंगजेब ने शाहजहां के थ्रू एक पत्र लिखवाया आदिल शाह में कि मैं राजपुत्र हूं, यदा कदाचित हमें यदि कुछ हो जाता है तो पूरी मुगल शाही आके आदिल शाह को खदेड़ देंगी। इसीलिए अफजल खान, मोहम्मद खान ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उस समय अफजल खान जिसके नीचे काम किया करता था उसका नाम था मोहम्मद खान। मोहम्मद खान सीनियर है, बड़ा है, लेकिन मैंने यदि औरंगजेब को पकड़ा है और तुमने छोड़ दिया, इसीलिए भरे दरबार में मोहम्मद खान को मार दिया था और किसी की इतनी ताकत नहीं थी कि अफजल खान के सामने खड़ा होकर यह कहे कि तुमने इसे मारा कैसे। आदिल शाह भी जिससे डरता था वो अफजल खान था। पूरे भारतवर्ष में दहशत थी अफजल खान की, पूरे भारतवर्ष में। जिस समय ये बातें दिल्ली दरबार में पहुंची कि अफजल खान शिवाजी महाराज को निकलने के लिए चला जा चुका है, पूरे भारतवर्ष में पता चल चुका था अब सिवा गया, अब नहीं बचेगा सिवा। क्या होगा सिवा का? पुर्तगाली खुश हो गए, पुर्तगालियों ने जश्न मनाया, अंग्रेजों ने जश्न मनाया, कुतुब शाह में जश्न चल रहा है। क्या होगा शिवाजी का? कितनी बड़ी सेना लेके आया है वो, कितनी बड़ी सेना, 1 लाख की सेना लेके आया है। 7 वर्षों तक शिवाजी महाराज ने यदि कुछ किया है तो अपनी सेना बढ़ाई, और शिवाजी महाराज की पूरी कुल मिला के सेना भी यदि मिलाई जाए 15 से 20 हजार की सेना थी। ये वाक्यात बता रहा हूं, 1659 का। अफजल खान की उम्र है 54 साल, शिवाजी महाराज की उम्र है 29 साल। उम्र में लगभग 2 गुना है वो, दिमाग उसका ज्यादा है, शौर्य की कहानियां उसकी ज्यादा है, क्रूरता की कहानियां उसकी ज्यादा है। वो अपने नाम के सामने लिखता था अफजल खान बूत शिकन, अफजल खान कुफ्र शिकन। बूत शिकन यानी मंदिरों को तोड़ने वाला, कुफ्र शिकन यानी काफिरों को मारने वाला। शिवाजी महाराज की जैसी राजमुद्रा थी, वैसे अफजल खान का एक स्टैम्प चलता था। उस स्टैम्प पे लिखा रहता था गर अगर सुनत सिपद अल्लाह फजल फुजला फजल अफजल असगर मुल्की बजाय तस्बी आवाज आयत अफजल अफजल अफजल। उसका घमंड देखो कितना है। वो कहता है कि यदि पृथ्वी पे कोई जपमाला कर रहा हो, अगर स्वर्ग से किसी ने कान लगा के नीचे सुना, तो अफजल खान इतना बड़ा है कि अल्लाह अल्लाह की जगह पे जो नाम आएगा वो आएगा अफजल अफजल अफजल। इतना घमंड है उसे, भयंकर घमंडी। और हो भी क्यों ना, एक छोटे से गरीब घराने से ऊपर आता है वो, लेकिन इतनी ताकत के साथ ऊपर जाता है कि पूरे भारतवर्ष में उसकी दहशत है। किसी की हिम्मत नहीं है अफजल खान के सामने खड़े होने की। शिवाजी महाराज को मारने के लिए आदिल शाह में से कौन आ रहे हैं? घाड़गे, मोहिते, मंबाजी भोसले, शिवाजी महाराज के कजिन चाचा, वो आदिल शाह में कार्यरत थे। अफजल खान का वकील है कृष्णा भास्कर, हमारे ही लोग हैं। अरे मुगल हमें मारने आ रहे हैं, आदिल शाह के लोग हमें मारने आ रहे हैं, समझ में आता है। हिंदू हिंदू के खिलाफ खड़ा होता है। याद रखना, हिंदू को यदि परास्त कोई कर सकता है तो स्वयं हिंदू ही है, और हिंदू तब तब हारा है जब जब उसके खिलाफ कोई हिंदू खड़ा हुआ है। वो आया। शिवाजी महाराज उस समय पे प्रतापगढ़ पे थे। प्रतापगढ़ कहा आता है, ध्यान से समझना, बंगलोर, बंगलोर के पास में बाउंड्री पड़ती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बाउंड्री पे आता है कोल्हापुर, कोल्हापुर के पास में आता है जावड़ी, जावड़ी के सामने है महाबळेश्वर का पर्वत,
महाबळेश्वर के सामने आता है वाई, और इस जावड़ी के इधर वाले साइड में आता है प्रतापगढ़। अफजल खान यदि आ रहा है और यदा कदाचित वो आक्रमण करते हुए पुणे प्रांत में चले गया, स्वराज्य में अंदर चले गया, तो स्वराज्य को तो नास्ते नाबूद कर देगा। क्या होगा स्वराज्य का? शिवाजी महाराज ने कहा कि हम प्रतापगढ़ पे रुकते हैं, और ये डायरेक्ट प्रतापगढ़ पे युद्ध करने के लिए नहीं आ रहा है। ये पहले गया तुळजापुर, देवी मां का पुतला था, उस विग्रह को देखा, निकाला हथौड़ा, पूछा उस विग्रह से, बता तेरी अजमत, हिंदुओं की देवी है तू, बता तेरी अजमत, और मार दिया घाव। अरे हमारी देवी थी, उसने मारा, हमारे भी तो हिंदू उनके साथ थे। अफजल खान जगह जगह पे जाके औरतों की इज्जत लूटे जा रहा था। अफजल खान जगह जगह पे जाके मंदिरों को ध्वस्त किए जा रहा था। सोच रहा था कि वो काफिर शिवाजी प्रतापगढ़ से पूरी सेना लेके निकलेगा और मुझ पे कूच करके आएगा, और तभी उसे मार दूंगा। शिवाजी महाराज इस समय पे मात्र शांत बैठे थे। निर्णय यह हुआ था कि ये जितनी बड़ी सेना लेके आया है, उस सेना के साथ में हम युद्ध करेंगे, युद्ध करके इसे परास्त करने की प्रयत्न करेंगे। यदि प्रयत्न सफल नहीं हुए, तब भी लड़ते लड़ते मर जाएंगे। लेकिन सभी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को सलाह दी कि राजे, इतने सालों बाद कोई एक राजा उभरा है जिसने हमें यह आश्वासन दिया है कि हम स्वयं का राज्य निर्माण कर सकते हैं। हमारे जैसे लाखों चले जाए, आपके जैसे लाखों को पालने वाला सुरक्षित रहना चाहिए। जाने नहीं दिया शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज ने कहा ठीक है, अब युद्ध टाला जाना चाहिए। शिवाजी महाराज जिस समय प्रतापगढ़ पे है, ये फरवरी के महीने में निकला है बीजापुर से, और देखते ही देखते ये आया है वाई के प्रांत में। ये वाई का प्रांत है, ये बीजापुर है, वाई है, महाबळेश्वर की टेकड़ी है, पर्वत है महाबळेश्वर का, यहां जावड़ी आता है, और यहां आता है प्रतापगढ़। शिवाजी महाराज उस समय प्रतापगढ़ पे है, और घूमते 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 ये आया है वाई पे। महीना है सितंबर का। सितंबर के महीने में जब ये वाई में आया, वाई में आने के बाद इसने अपने वकील को भेजा है प्रतापगढ़ पे, और समझ गया शिवाजी महाराज को अब युद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शिवाजी महाराज चाहते थे कि जो युद्ध अब रण मैदान में हो, उसी वॉरफेयर को शिवाजी महाराज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कन्वर्ट करना चाहते थे। अफजल खान को खुले मैदान में मारना बिल्कुल असंभव है, यह शिवाजी महाराज को पता था। शिवाजी महाराज ने जिस डाव को खेला, उसे महाराष्ट्र में कहा जाता है गनीमी कावा। गनीम यानी कि दुश्मन, उसे मारने के लिए इस्तेमाल करने वाले कावा को हम कहते हैं गनीमी कावा। शिवाजी महाराज ने फेंका डाव जिसे कहा गया गनीमी कावा। यह अफजल खान वाई में है, उसने अपने वकील को भेजा। वकील का नाम है कृष्णा भास्कर। कृष्णा भास्कर प्रतापगढ़ पे आया है। प्रतापगढ़ पे आया, शिवाजी महाराज ने कहा आइए कृष्णा भास्कर, आइए बैठिए, हम बहुत डरते हैं अफजल खान से। घमंड है ना अफजल खान को, वही घमंड में अब हवा भरनी है, फैलाना है उसे। हम बहुत डर गए अफजल खान से। अफजल खान हमारे चाचा जान के जैसे, जाके बताना उन्हें, हम स्वयं आना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो उनसे कहिए कुछ दिन रुक जाइए, मैं पूरी अपनी सेना लेके आदिल शाही में शामिल हो जाऊंगा। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी जिस समय वहां पे था, तो कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को पैसे देके उससे सारे मंसूबे उगलवा लिए गए थे। क्यों आया है ये, किस लिए आया है ये? अफजल खान जिस समय पे आदिल शाह में से निकल रहा था, तो आदिल शाह ने उसे बुला के उससे ये कहा था कि शिवाजी को जिंदा पकड़ के मत लाना, वो यदि तुमसे मिलने आता है उसे मार देना। शिवाजी महाराज को समझ गया ये मारने आया है। शिवाजी महाराज ने कहा जितने आए हैं उतने मारेंगे और सभी को काट के भेजेंगे। जब अफजल खान इतने महीनों तक घूम रहा था, उसकी इतनी सारी सेना वो हर जगह लेके नहीं जा सकता था।
1 लाख से सेना अब बची थी 35,000 की, क्योंकि सेना को दूसरी जगह जाना होता है। फरवरी से आया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन 8 महीनों से घूम रहा है ये। सेना बची थी 35,000 की। शिवाजी महाराज ने अपने वकील को भेजा। शिवाजी महाराज के वकील का नाम है कृष्णा गोपिल, कृष्णा पंत गोपिल। ये दिखने में जितने सीधे, दिमाग से उतने क्रूर और चालाक, अच्छाई वाली क्रूरता और अच्छाई वाली चालाकी। गोपीनाथ बोखिल जिस समय अफजल खान के खेमे में गए, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को पैसे खिलाए और सुला दिया था, लेकिन गोपीनाथ काका जिस समय अफजल खान के पास में गए, अफजल खान को इन्होंने पूछा, खान साहब शिवाजी डर गया है, आप आइए, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो आदिल शाह में शामिल हो जाएंगे। अफजल खान को लगा हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे, आप बस इतना करिए हुजूर, आपके साथ में जो जो आए हैं व्यापारी, उन व्यापारियों को आप मेरे साथ में भेज दीजिए। आप आएंगे तो आपकी शौहरत, आपकी अजमत में हमें कुछ तो पेश करना होगा। इसके साथ में हीरे जवाहरात वाले व्यापारी आए थे, काजू किशमिश बादाम ड्राई फ्रूट वाले व्यापारी आए थे। इसके पास में 200 अरबी घोड़े हैं, ये भी शिवाजी महाराज को जाके गोपीनाथ काका ने बता दिया। बोले व्यापारी भेज दो मेरे साथ। व्यापारी आए, शिवाजी महाराज ने कहा ओके, अफजल खान आएंगे, सेना के साथ में आएंगे, उनकी अजमत करनी है, आप ऐसा करो, आप सारा सामान हमें दे दो और आपको पेमेंट मैं आदिल शाही में जाने के बाद कर दूंगा। पहला चूना यहीं पे लगा अफजल खान को। रुको, बोले आप अंदर। सारे व्यापारी अंदर है। शिवाजी महाराज ने पहला यहां लूटा अफजल खान को और गोपीनाथ काका से कहा तुरंत जाके उसे कहो, लगना चाहिए कि मैं डर चुका हूं, इसीलिए गोपीनाथ बोकिल को फिर से भेजा गया। गोपीनाथ बोकिल तुरंत 2 दिनों के बाद अफजल खान के पास गए और कहा प्रतापगढ़ पे आप आइए, जावड़ी के जंगल में आपके सारे सेना की रहने की बात अच्छे से हम मेहमान नवाजी करेंगे और आप प्रतापगढ़ पे शिवाजी से आके मिलिए, मैं मिलवाता हूं आपको। तय हुआ। 35,000 की सेना लेके जावड़ी के जंगल में आया है वो, और शिवाजी महाराज के पूरे मावड़े उसी जंगल में जमीन के नीचे, पत्तों के नीचे छुप के बैठे हैं, कोई पेड़ों पे छुप के बैठे हैं। और डिसाइड हुआ था कि 9 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के निचले तल पर अफजल खान और शिवाजी महाराज की मुलाकात होगी। शिवाजी महाराज को यह अनुमति थी कि वो अपने साथ में सिर्फ 10 अंगरक्षकों को लेके आ सकते हैं। शिवाजी महाराज स्वयं अफजल खान को एक दिन पूर्व देखने के लिए भेष बदल के गए हैं कि अफजल खान दिखता कैसा है। शिवाजी महाराज ने देखा अफजल खान 6.5 फीट का है, तो शिवाजी महाराज ने कहा संभाजी कावजी को बुलाओ। संभाजी कावजी कौन है? शिवाजी महाराज के अंगरक्षक है। कितनी हाइट है? 6.5 फीट की। क्यों लेके गए? यदा कदाचित मैं 5.5 फीट का हूं, मुझे यदि कुछ हो गया, संभाजी कावजी को निर्देश था कि आप अफजल खान को मार देना। अफजल खान का दूसरा अंगरक्षक कौन है? अंगरक्षक सैयद बंडा। हमारे यहां पे एक लचीली तलवार होती है जिसे हम दंडपट्टा कहते हैं, बाजीराव मस्तानी में देखी होंगी आपने। सैयद बंडा विद्युत गति से दंडपट्टा चलाता था। अब वो यदि विद्युत गति से दंडपट्टा चलाता है तो हमारे पास में भी तो कोई ऐसा सैनिक हो कि जो दंडपट्टा चलाए। इसीलिए शिवाजी महाराज लेके गए जीवा महाला को। जीवा महाला ने शिवाजी महाराज को बचाया। तो इतिहास में हम कहते हैं कि होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, कि था जीवा इसलिए बच गया शिवा। जीवा महाला को लेके गए जो दंडपट्टा उससे भी ज्यादा विद्युत गति से चलाए। शिवाजी महाराज के समय पे, उस समय पे तानाजी मालुसरे, अजय देवगन की मूवी आई थी, वो भी थे। बाजी प्रभु देशपांडे बहुत बड़े सैनिक है, वो भी थे। शिवाजी महाराज ने ये नहीं कहा कि चलो हम सब जाते हैं युद्ध करने के लिए, नहीं। आदमी की परख, आज यहां पे यदि संचालन करना है तो जो आदमी इसके लिए उपयुक्त है उसी को ले जाया जाएगा। जो व्यक्ति इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर सकता है उसे उसी जगह रखा जाएगा। शिवाजी महाराज के मैनेजमेंट के ऊपर लेसन सिखाए जाते हैं।
अलग अलग मिलिट्री स्ट्रेटेजीज में, ये मैं नहीं कर रहा। प्रतापगढ़ का युद्ध ये आज भी दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलिट्री वालों को पढ़ाया जाता है। आप जाके सर्च करना, दो ऐसे युद्ध है, एक बाजीराव जी का पालखेड़ का युद्ध है और एक छत्रपति शिवाजी महाराज का युद्ध है प्रतापगढ़ का। ये दोनों युद्ध मिलिट्री स्ट्रेटेजी में दुनिया के टॉप लेवल के मिलिट्री वालों को पढ़ाया जाता है। शिवाजी महाराज उपयुक्त व्यक्तियों को लेके गए हैं, प्रॉपर। शिवाजी महाराज के सबसे छोटे सबऑर्डिनेट है, उनका नाम है कृष्णाजी नाइक। कृष्णाजी नाइक ने कहा शिवाजी महाराज को, राजे इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, ये बुलाता है, गले लगाता है और मार देता है। कनकगिरी में कस्तूरी नंदन का एक राजा था साउथ का, उसे जिस समय अफजल खान ने बुलाया, गले लगा के उसके पेट में खंजर मारने का इंसिडेंट इन्हें पता था। कृष्णाजी नाइक ने कहा राजे पूरी बॉडी को सील करो, ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट होता है उस तरह से शिवाजी महाराज ने अपने पूरे शरीर को सील किया है। और क्या है साथ में, यहां पे हाथ में शिवाजी महाराज ने एक छोटी सी तलवार रखी जिसे हम मराठी में कटियार कहते हैं, छोटी तलवार है और हाथ में बागनक है। अब बागनक कैसे है, यदि आप सामने से देखो तो ये उंगली और ये उंगली यहां से आपको अंगूठियां प्रतीत होती है, पीछे से देखोगे तो बागनक है। फुल प्रूफ प्लानिंग। साथ में एक व्यक्ति है जिसके जेब में शिंगिया रखा है। शिंगिया ने क्या होता है, हमारे यहां पे तुतारी जैसी होती है, वैसे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑर्डर यह था शामियाने के अंदर में जिस समय पे हलचल होगी, तुतारी वाला व्यक्ति बाहर खड़ा रहेगा। जैसे ही हलचल हुई, जो अंदर है वो उसे जाके निर्देश देगा, यह व्यक्ति तुतारी बजाएगा, तीसरा व्यक्ति वहां से भागेगा, प्रतापगढ़ की ओर जाएगा, तोप के गोले चलेंगे। जैसे ही तोप के गोले चले, जंगलों में बैठे हुए जितने मराठे वो निकलेंगे और पूरी सेना काट डालेंगे। अफजल खान की आर्मी को भी ऑर्डर था, बोले जिस समय मैं शिवाजी को मारूंगा उस समय मैं तोप का गोला चलाऊंगा, जिस समय मैं तोप का गोला चलाऊंगा उस समय आदिल शाही में व्हाट्सएप भेज देना, शिवाजी लेफ्ट द चैट, शिवाजी किल्ड। दोनों गटों का अपना अपना निर्णय हो चुका था। शिवाजी महाराज ने 6 महीनों तक, जब शिवाजी महाराज को पता चला कि इसकी शरीर यष्टि 100 किलो से ऊपर है, 6.5 फीट का है। शिवाजी महाराज के बारे में अलग अलग जगह पे लिख के रखा है कि शिवाजी महाराज दिन में केवल 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 बार खाना खाते। ये आ रहा है, इसीलिए 6 महीने तक शिवाजी महाराज ने कुश्ती की प्रैक्टिस करी है कि यदि ये मुझे बगल से ऐसा पकड़े तो मैं कैसे निकलूंगा, यहां से पकड़े तो कैसे निकलूंगा। अपना खान पान बढ़ाया है, अपनी डाइट, अपनी खुराक बढ़ाई है। 6 महीनों तक शिवाजी महाराज ने प्लानिंग करी है, उसे रोक के रखना है। जिस समय शिवाजी महाराज उससे मिलने जा रहे हैं, शिवाजी महाराज ने अपने दाढ़ी की लेंथ पूर्ण कम की है। दाढ़ी हाथ में आ गई तो पकड़ लिया, तो उसे बताया गया कि मैं आपको दोपहर को 1 बजे मिलने आऊंगा, और सरप्राइज शिवाजी महाराज 12 बजे गए हैं। क्यों 12 बजे, क्यों मुहूर्त था? नहीं, 12 बजे, ये सब लिख के रखा गया है। 12 बजे जब आप ऊपर देखते हो सूरज आसमान में होता है, यदि कोई आदिल शाह का सरदार ऊपर देखे तो उसे पता ना चले कि शिवाजी नीचे आ रहा है, क्योंकि सूरज ऊपर है। शिवाजी महाराज गए और सडनली उससे मिले। मुलाकात बताता हूं, लेकिन सुनो व्यवस्था कैसी है। जहां पे आदिल शाह है, वो जहां बैठा है, जिस जगह बैठा है प्रतापगढ़ के तल पे, उसके नीचे, थोड़ा नीचे जाने के बाद वहां एक गुफा है, आज भी है, जाके देखना। गुफा में तकरीबन 15 से 20 लोगों को शिवाजी महाराज ने बैठा के रखा है, जो उसी के शरीर यष्टि के है। क्यों बैठाया? स्पेशल टास्क फोर्स। अफजल खान को मारते हुए यदि मुझे कुछ हुआ, मेरे अंगरक्षकों को कुछ हुआ, वो जब नीचे भागेगा, ये टास्क फोर्स पे ये टास्क था कि आप खत्म कर देना उसे, वो नीचे नहीं जाना चाहिए। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को देखा है, लेकिन अफजल खान ने शिवाजी महाराज को नहीं देखा है। और शिवाजी राजे अब अफजल खान की शामियाने की ओर जा रहे हैं। शिवाजी राजे अंदर गए, साथ में गोपीनाथ काका, गोपीनाथ बोकिल, सामने कृष्णा भास्कर, उसके बाजू में अफजल खान। अफजल खान ने कृष्णा भास्कर को देखा और उन्होंने शिवाजी को देखा। शिवाजी महाराज ने गोपीनाथ बोकिल से पूछा, यही अफजल खान? अफजल खान ने भी पूछा, यही है शिवाजी?
कृष्ण भास्कर ने कहा हाँ 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 ये शिवाजी। और अफजल खान खड़ा हुआ, उसने बाहें फैलाई और कहा आओ आओ शिवाजी आओ, हमारे गले लग जाओ, आओ। शिवाजी महाराज आगे गए, शिवाजी महाराज आगे गए, शिवाजी महाराज आगे गए, शिवाजी महाराज ने गले लगाया, वैसे ही खंजर निकला सब, लेकिन खंजर लगा नहीं, खंजर लगा नहीं। क्यों क्यों? अरे अंदर में शिवाजी महाराज ने स्टील से बना हुआ वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। शिवाजी महाराज को खंजर लगा नहीं और शिवाजी महाराज को समझा घाट घाट घाट। शिवाजी महाराज ने बाघ ने निकाले, उसके पेट में मारे, उसकी पूरी पकड़ ढीली हुई। शिवाजी महाराज ने खंजर निकाला और दे मारा। तभी 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 कृष्ण भास्कर कुलकर्णी अपनी तलवार निकाल के शिवाजी महाराज पे चलाए। शिवाजी महाराज पीछे हटे और वहां से सैयद बंडा दौड़ा और उसने वार किया। अंदर क्या हुआ उसके बाद किसी को पता नहीं, क्योंकि शिंगिया पकड़े हुए व्यक्ति को यह बताया गया था कि तुम्हें निर्देश है, अंदर जो हो वो जो भी होगा वो जाके तुम्हें प्रतापगढ़ पे बताना है। ये सब कुछ वाक्यात हुआ, ये वाक्यात हुआ। उस शिंगिया ने देखा, शिंगिया फूका, दूसरा व्यक्ति प्रतापगढ़ पे दौड़ा और दौड़ के जाके उसने बताया शिवाजी महाराज ने, हमारे नरसिम्हा ने कलयुग के हिरण्यकश्यप को मार दिया है। शिवाजी महाराज ने बताया कि जितने आए थे सब मारे जाएंगे। जिस समय पे सैयद बंडा दौड़ा था, सैयद बंडा ने अपना दंडपट्टा निकाला, शिवाजी महाराज को मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय पे जीवा माला विद्युत गति से आके उसे मारा और मारने के बाद उसके हाथ काटे और इतिहास ने कहा होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, कि था जीवा इसीलिए बचा शिवा। और शिवाजी महाराज ने जैसे उसे मारा वहां पे तोप के गोले चलने लगे। अरे तोप के गोले नहीं थे, संदेशा था वो सारे मलेच्छों को। एक तोप का गोला मुगलों के लिए, एक तोप का गोला आदिल शाही के लिए, एक तोप का गोला पुर्तगालियों के लिए। क्या संदेश था? अरे देखो असुरो, तुम्हारे छाती के ऊपर मर्दन करने के लिए स्वयं भू महादेव सह्याद्री में आए हैं, वो तांडव करने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे तोप का गोला चला, ये सारे आदिल शाह के सेना को लगा शिवाजी गॉन, इट्स टाइम फॉर पार्टी। उन्हें लगा वो व्हाट्सएप करेंगे आदिल शाह में, लेकिन जैसे ही तोप का गोला चला, पूरे मराठे जमीन को चीर के, आसमान को फाड़ के ऐसे निकले, पूरे आदिल शाह की सेना काट डाली, पूरी A to Z। अफजल खान का बेटा मात्र वहां से भाग गया, जिसका नाम था फाजल खान। शिवाजी महाराज के मस्तक पे वार हुआ था कृष्ण भास्कर कुलकर्णी के तलवार का। वो घाव शिवाजी महाराज को यहां था, वो फाजल खान ने देखा था। शिवाजी महाराज और नेतोजी पालकर, ये हमारे सरसेनापति थे। जिस समय अफजल खान आ रहा था, प्रजा में ऐसे भी लोग थे, सेना में ऐसे भी लोग थे जो शिवाजी महाराज से कहते थे, राजे आपकी उम्र बहुत कम है राजे, यदा कदाचित आपको कुछ हो गया राजे, हमारा क्या होगा? कौन देखेगा हमारी तरफ? शिवाजी महाराज ने कहा डरना नहीं है, मैं यदि चला भी जाऊं तो मेरे बाद संभाजी राजे को गद्दी पे बैठाना, नेतोजी पालकर पूरा कारभार संभालेंगे। अरे वो मराठी ताकत, वो मराठी सेना जो 7 साल से मौन धरे बैठी थी, उस मराठी वाघों ने, उन मराठी शेरों ने अगले 18 दिन में, अफजल खान को सिर्फ फाड़ा नहीं है, अगले 18 दिन में चंदनगढ़ वंदनगढ़ करते हुए ये लोग 21 किले हस्तगत करते चले गए। 18 दिनों में 1.25 फोर्ट इन वन सिंगल डे। निकले नेतोजी पालकर थक गए। वो बंगलोर जाके, बीजापुर जाके स्वयं आदिल शाह को पकड़ के लेके आना चाहते थे। नेतोजी पालकर को हम प्रति शिवाजी कहते हैं, एक्सैक्ट रेप्लिका ऑफ शिवाजी महाराज। ये बातें जिस समय पे आदिल शाह के दरबार में गई, मार दिया अफजल खान को, मार गया अफजल खान, ये बातें पूरे भारत में फैली। भारत में नहीं फैली, सिर्फ भारत में नहीं फैले, लंदन टाइम्स करके उस समय यूरोप का एक अखबार आता था, जाके देखना, उस अखबार में एक खबर छुपी थी कि द किंग ऑफ डेक्कन हैज किल्ड अफजल खान। इंटरनेशनल न्यूज थी ये। शिवाजी राजे ने अफजल खान को मार दिया।
इतना बड़ा सेनापति मार दिया। ये बातें आदिल शाह को अब हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए अब आदिल शाह ने नया डाव फेंका। बोले उस शिवाजी को अब बड़े मैदान में मारेंगे। कौन है, कौन मारेगा? वहां पे एक खिलाड़ी था, हट्टा कट्टा शूर क्रूर, इसका नाम था सिद्दी जोहर। ये अफ्रीकन मुसलमान है, दिखने में बहुत काला, इसीलिए जो मान सम्मान इसे मिलना चाहिए इसके साथ में कभी हुआ नहीं। इसने कहा मैं जाऊंगा शिवाजी को मारने के लिए। पूरी सेना लेके ये अब निकल चुका है। अब ये निकला, ये बातें जिस समय अफजल खान को मारने की मुगलों के दरबार में गई, तो मुगलों के दरबार में औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा है कि जाके उस शिवा का बंदोबस्त करो। यदा कदाचित उसने यदि पैर बहुत फैला दिए तो वो कभी दिल्ली तक भी आ सकता है। शाइस्ते खान उत्तर से आ रहा है, दक्षिण से सिद्दी जोहर आ रहा है। शिवाजी महाराज को समझ गया कि ये दोनों तुर्कियों ने यदि एक साथ हाथ मिला लिए, आक्रांताओं को उस समय तुर्की कहा जाता था, हाथ यदि मिला लिए तो जो हमारे स्वराज्य का सपना है वो आज ही के आज ही नास्ते नाबूद हो जाएगा। शिवाजी महाराज ने इस समय पे दूसरी युक्ति करी। शिवाजी महाराज अब कोल्हापुर के और थोड़ा निकट आगे एक किला आता है, जिस किले को हम कहते हैं पन्हाड़ा का किला। ये एग्जैक्ट बॉर्डर पे है। शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ पन्हाड़ा पे जाके छुप गए। क्यों? उसके पहले भी किले थे, वहां रुक सकते थे। यदि सिद्दी जोहर स्वराज्य में और अंदर घुसा और शाइस्ते खान ने हाथ मिलाया, खत्म हो जाएंगे, अब नहीं लड़ सकते। पन्हाड़ा पे जाके रुक गए। सिद्दी जोहर आया है, तकरीबन नवंबर में मारा, दिसंबर जनवरी के महीने में सिद्दी जोहर आया है। शिवाजी महाराज पन्हाड़ा पे, पन्हाड़ा किला ऐसा है कि पन्हाड़े के ऊपर आप तोप डायरेक्ट बहुत स्विफ्टली नहीं चला सकते। वो तोपे चलाने की कोशिश कर रहा है, नहीं पहुंच रही है। रात को जब वो सो रहे हैं, सारे के सारे मराठे नीचे उतरेंगे, तोपे तोड़ताड़ कर देंगे, सारा गोला बारूद लेके भाग जाएंगे। ये 4-5 महीने तक लगातार रोज चला। जून का महीना आया। जून के महीने में शिवाजी महाराज को पता चल चुका था कि यदि बरसात खत्म हो जाए, कोकण प्रांत है वो, महाराष्ट्र की बरसातें हैं, महाराष्ट्र की बरसातें बहुत खतरनाक। यदा कदाचित बरसातें खत्म हो गई तो बरसात के बाद सिद्दी जोहर अपनी पूरी सेना एकत्रित करेगा और पन्हाड़ा पे कूच कर देगा। और शाइस्ते खान अपने पार फैला रहा था पुणे प्रांत में, चाकण का किला जीता, पुणे का लाल महल जहां शिवाजी महाराज बड़े हुए वहां जाके बैठा है वो। और शिवाजी महाराज को यह पता चला कि यदा कदाचित शाइस्ते खान भी बरसात के बाद इससे हाथ मिला के हमारे ऊपर चढ़ाई कर देगा। शिवाजी महाराज ने निर्णय किया, जून का महीना है, कुछ भी हो जाए, अब हमें यहां से निकलना होगा, क्योंकि यदि अब हम नहीं निकले तो बाद में निकलना मुश्किल हो जाएगा। शिवाजी महाराज जब पन्हाड़ा पे थे, उनके साथ में वहां पे जेधे बांधल की सेना थी। जेधे बांधल की सेना, ये बांधल करके एक जगह आती है मावड़ में, वहां की पूरी सेना है। उस सेनापति का नाम है बाजी प्रभु देशपांडे। बाजी प्रभु देशपांडे के साथ में शिवाजी महाराज पन्हाड़ा पे रुके हुए हैं। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से कहा, बाजी हमें निकलना होगा। शिवाजी महाराज को बाजी प्रभु ने कहा, ठीक है हम निकलेंगे। तकरीबन जून के महीने में ये लोग पन्हाड़ा से विशालगढ़ की ओर निकले हैं। 600 मावड़ों के साथ में निकले हैं। 600 मावड़े हैं और पन्हाड़ा की ओर निकल रहे हैं। रात के समय पे पश्चिमी तट पे पहरा कम है। ये बात जब मराठों को पता चली, मराठे पश्चिमी तट से नीचे उतरे, 600 मावड़ों के साथ में निकले। और तभी दुश्मन को पता चला कि देखो शिवाजी भाग रहा है, तो उसने ललकार दी, अरे देखो वो काफिर शिवा अपने लोगों के साथ भाग रहा है। शिवाजी महाराज ने गति बढ़ाई, गति बढ़ाई, गति बढ़ाई। निर्णय यह हुआ था कि हमें पन्हाड़ा से विशालगढ़ की ओर निकलना है। 60 किलोमीटर, तकरीबन 60 किलोमीटर का अंतर है। रात को 9 बजे निकले हैं। बाजी प्रभु की उम्र है तकरीबन 45 से 48 साल और उनके बड़े भाई है जिनका नाम है फुलाजी प्रभु। फुलाजी प्रभु की उस समय तकरीबन उम्र है 50 से 55 वर्ष।
और बाजी प्रभु फुलाजी प्रभु के अंडर में 600 मावड़ों की टुकड़ी, ये 600 मावड़ों की टुकड़ी इस समय पे 48 किलोमीटर पार करके नंगे पैर पावन खिंड में आके रुकी है। खिंड क्या होती है? दो पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी जगह होती है, जैसे ये रूम है, इससे थोड़ा बड़ा। खिंड के बीच में आके रुके हैं। पीछे से पता चला कि पूरे गनीम, पूरे दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं। यदा कदाचित इस खिंड को पार करके हम सामने चले गए, सपाट मैदान है, खुला मैदान है, वहां हम उन्हें नहीं मार पाएंगे। 5000 से 10,000 की सेना पीछे आ रही है। कुल मिला के हम कितने हैं? 600। बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी महाराज से कहा, राजे आप इतना काम करिए, आप 300 मावड़ों के साथ विशालगढ़ की ओर रवाना हो जाइए। मैं 300 मावड़ों के साथ इस खिंड को पकड़ के रखूंगा। जब मैं इस खिंड को पकड़ के रखूंगा, 300 मावड़ों के साथ आप विशालगढ़ पे जाइए और वहां पे तोप के गोले चलाइए। जिस समय तोप के गोले चलेंगे, मुझे यह पता चलेगा कि मेरा राजा गढ़कोट के ऊपर पहुंच चुका है, तब हम गनीम को जाने देंगे। तब तक हम खिंड रोक के रखेंगे, आप बस जाइए। शिवाजी महाराज को यह आइडिया पसंद नहीं आया। शिवाजी महाराज ने कहा, बाजी आप ये क्या कर रहे हैं? यम को नहीं होता। बाजी प्रभु को शिवाजी महाराज पितृतुल्य समझते थे। तो बाजी प्रभु ने कहा, राजे आपने पिता का मान दिया है, यदि आपने हमारे आदेशों का पालन नहीं किया तो आपकी मूंछों पे ताव देके मैं आपको पालकी में बैठा के भेजूंगा। बाजी का यह रौद्र रूप, शिवाजी महाराज के पास में कोई उपाय नहीं था। 300 मावड़ों के साथ बाजी प्रभु खिंड में रुके हुए हैं। अब यहां पे गनीमी कावा देखिए, दो पहाड़ों के बीच में आती है खिंड, 300 मावड़े हैं। सामने के मुख पे 50, पीछे के मुख पे 50, बीच में 50 और 50, 200, 25, कब तकरीबन 100 ये ऊपर खड़े रहेंगे, ताकि जब ये अंदर आए तो ऊपर से पथराव हो सके। यदि ये 50 हारते हैं, यदि ये 50 गिरते हैं, तो पीछे वाले 50 आगे आएंगे। यदि इन्हें पार करके कोई अंदर आ जाता है, तो पीछे जो 50 खड़े हैं, इन्हें ध्यान रखना है कि ये इन्हें मारेंगे। ये गनीमी कावा था। रात को तकरीबन, मैं घटक में बात नहीं करूंगा, मुहूर्त में बात नहीं करूंगा, रात को तकरीबन 9 बजे ये निकले हैं, सुबह 9 बजे पावनखिंड में पहुंचे हैं। यहां से 12 किलोमीटर दूर आपको विशालगढ़ की ओर रवाना होना है। 3 घंटे का टाइम स्पैन है, 3 घंटे तक आपको खिंड रोकनी है। लेकिन शिवाजी महाराज जिस समय वहां गए, तो वहां पे ऑलरेडी सुरवे, ये आदिल शाह का सरदार था, उसने घेराव करके रखा था। जो 3 घंटे युद्ध चलने वाला था, वो 9 घंटे जाने वाला था। अब वो गया, शिवाजी महाराज ने जब देखा तो सुरवे ने देखा शिवाजी महाराज आए। शिवाजी महाराज को सुरवे के साथ में पहले युद्ध करना पड़ा। युद्ध करने के बाद शिवाजी महाराज विशालगढ़ पे चढ़े। और उन 9 घंटों में क्या हुआ वो सुनो। अब वो सुनो, अपने बच्चों के टेक्स्ट बुक में हमें क्या देना चाहिए वो सुनो। जिस समय पे बाजी प्रभु देशपांडे उस खिंड में खड़े हैं, ताजी फोर्स, नए फ्रेश एनर्जी के साथ पूरी ताकतें आ रही है। बाजी प्रभु देशपांडे अपने दोनों हाथों में दंडपट्टा लेके वहां पे सज्ज है। मराठी में कविता है, जैसे कहते हैं कि जैसे जेधे बांधल शिवरायाला, जैसे अंगद हनुमंत रामाला, यानी कि जैसे अंगद और हनुमान राम के लिए, वैसे जेधे बांधल ये शिवाजी महाराज के लिए खड़े हैं। वो खड़े थे सज्ज होके, और देखते ही देखते नारे लगे। वहां से गनीमों की, वहां से दुश्मनों की पूरी सेना पूरे ताकत के साथ वहां पे पहुंची और नारे लगे, दीन दीन दीन, सुभान अल्लाह। और सारे मराठों ने एक साथ नारा दिया, नमः पार्वती पते हर बोला, हर हर महादेव। और सारे खड़े हुए सज्ज हुए, नारा लगा, जय भवानी शिवाजी, नारा लगा, सज्ज हुए। गनीमों के घोड़े धाड़ धाड़ धाड़, गनीमों के घोड़े आए। बाजी प्रभु ने तलवारें, दंडपट्टे, सारे मावड़ों ने सज्ज किए। और बस देखते ही
देखते देखते ही देखते रक्त 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 रक्त। उस खिंड का नाम ओरिजिनली घोड़खिंड है, लेकिन मावड़ों ने अपने रक्त से उस खिंड का, इसीलिए इतिहास उसे पावन खिंड कहता है कि जिसके रक्त से वो खिंड पावन हुई, इसीलिए वो उसका नाम पड़ा पावन खिंड। रक्त रक्त रक्त। और देखते ही देखते गनीम मराठे भिड़ गए। अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, नारे लगे नारे लगे नारे लगे। अरे सिद्दी जोहर ने जिसे मारने के लिए भेजा था उसका नाम था सिद्दी मसूद। सिद्दी मसूद जमाई है इसका। सिद्दी मसूद ने कहा अरे 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 कोई रोको इन मराठों को, यदि मराठे हमें आगे नहीं जाने दिए तो कैसे पकड़ेंगे शिवा को, कैसे 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 पूरा करेंगे अपना ख्वाब, कैसे पूरा करेंगे अपना ख्वाब। कोई पकड़ो, कोई मारो। और बाजी प्रभु देशपांडे वहां पे हनुमान के जैसे दोनों हाथों में दंडपट्टा घुमाए जा रहे थे। सिद्दी मसूद हैरान रह गया, बोले कौन है ये शैतान? ये बाजी है, मारो इसे। ये मारा, ये गिरा, हम फतेह करेंगे। ये गिरा, ये मारा, हम फतेह करेंगे। बाजी उस दिन ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे उनके शरीर के भीतर स्वयं हनुमान आ गए हो, और बाजी आगे नहीं जाने दे रहे थे। तभी सिद्दी मसूद ने कहा बंदूक वाले को बुलाओ, बंदूकधारी को बुलाओ। बंदूकधारी आया, बोले क्या करना है? बोले वो जो बाजी है, इनका सेनापति है, वो जो लड़ रहा है, उसे मारो। उसने नेम लगाया, उसने देखा कौन है, उसने देखा। उसे जब निशाना लगाया तो सिद्दी मसूद ने कहा वो जो इनका सेनापति है ना, वो है बाजी, वो जो शेर की तरह लड़ता है ना, वो है बाजी। उसने पूछा अरे कौन है बाजी? सभी तो सेनापति की तरह लड़ रहे हैं, सभी तो शेरों की तरह लड़ रहे हैं, कौन है बाजी? मराठे जब युद्ध पे जाते थे तो हर एक व्यक्ति वहां पे स्वयं सेनापति होता था। उसने कहा अरे वो जो शेर की तरह लड़ता है, वो जो सेनापति है, वो है बाजी। अरे कौन है बाजी? उसने क्या उत्तर दिया सुनिए। वो कहता है सर से लेके पांव तक जो खून में नहाया हुआ है ना, वो है बाजी। शरीर पे एक जगह नहीं बची थी जहां घाव नहीं हुआ होगा। बंदूकधारी ने नेम लगाया, बंदूकधारी निशान लगाया, गोली चलाई, गोली लगी कमर पे, सट, बाजी गिरे। सर का शीला निकाला, कमर पे लगाया, वचन दिया है मेरे राजा को, राजे जोपर्यंत तुम्ही गडकोटावर पोहोचणार नाही राजे, जब तक आप घर पे नहीं पहुंचेंगे। यम आके खड़ा था। उस यम से कहा बाजी ने खड़ा रहे यहां पे, आदेश नहीं है तुझे मुझे ले जाने का, मेरा राजा अब तक किले पे नहीं पहुंचा। शुरू करो फिर से, नमो पार्वती पते हर बोला, हर हर महादेव। फिर से युद्ध शुरू हुआ। बाजी ने वो तांडव किया कि पूरे आदिल शाह की सेना देखते रही, और कहा आदिल शाह की सेना ने अरे इनके जैसा एक भी हमारे पास होता तो पूरा भारत जीतते। नहीं था उनके पास, नहीं था, क्योंकि शिवाजी महाराज के सिपाही जान न्योछावर करते थे मेरे राजा पर। जान क्या दिया शिवाजी महाराज ने? क्या दिया? सपना दिया स्वराज्य का। इन लोगों को कभी लगा नहीं होगा कि हम किसी से प्रेम करें, कोई हम पे प्रेम करे, हम शाम को घर जाए कोई हमसे प्रेम की बातें करे, नहीं लगा। अपनी पूरी जान फूंक दी स्वराज्य के नाम। शिवाजी महाराज ने वहां से तोप के गोले चलाए, सूर्य का मोर्चा हटाया, ऊपर गए और कहा अरे मेरा बाजी वहां लड़ रहा है, कोई तोप के गोले चलाओ, मेरा बाजी लड़ रहा है। जब तोप के गोले चले बाजी गिरे, और बाजी ने कहा मेरे राजा को कहना आपका बाजी लड़ते लड़ते मरा, ऐसे ही नहीं मरा राजे आखिरी मुजरा। जितने मराठे वहां से गए, वो मराठे जब पहुंचे, शिवाजी महाराज की सेना इस समय जब घोड़खिंडे में आई, ये सारे गनीम बाजी प्रभु और वहां पे बलिदानी होने वाले सारे मावड़ों के शवों के ऊपर से अपने घोड़े लेके गए थे। किसी का भी शरीर का एक टुकड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि किसका शरीर है।
जिंदगी में जब कभी तुम्हें यह लगे बहुत कार्य हो गया, बहुत काम कर लिया, बहुत थक चुका हूं मैं, अब मुझसे काम नहीं होगा, तब याद करना वो इतिहास याद करना शिवाजी महाराज का वो इतिहास, उस बाजीराव को, उस बाजी प्रभु को जो काम करते करते राष्ट्र के लिए नौछावर हो गए। याद करना उस हल्दी घाटी को जहां झाला मानसिंह अपना बलिदान दे दिए। याद करना उन शूर वीरों को जो इस राष्ट्र के लिए लड़े नहीं हैं, अपना कार्य करते करते ईश्वर को प्राप्त नहीं हुए, स्वयं ईश्वर हुए। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में यदि कोई ऐसा राष्ट्र है जो बड़े अदब से यह कह सकता है कि हमारे कर्म हमें ब्रह्म नहीं बनाते, ब्रह्म तक नहीं पहुंचाते, वो स्वयं ब्रह्म बनाते हैं, वो राष्ट्र है मेरा भारत। और इसीलिए हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। याद करना उन कर्मों को, याद करना उस छत्रपति शिवाजी महाराज को और उनके मावड़ों को, याद करना कि आप किस वंश के हैं, आप जिस वंश के हैं, आप केवल एक भाषा, एक प्रांत के व्यक्ति नहीं है। इस राष्ट्र की एक एक नींव को, इस राष्ट्र को पिरोने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिन लोगों ने इस राष्ट्र को सजाया, आप उस वंश के हैं। उस वंश का नाम है भारत वंश, और उसी वंश का सबसे छोटा अंश मैं आशीष भारतवंशी आपके सामने अपनी कथा का प्रस्तुतिकरण कर रहा था। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय शिवाजी। एक बार हम शिवाजी महाराज की बिरुदावली ले लें। बिरुदावली क्या होती है मैं समझाता हूं। ऐसा होता है कि शिवाजी महाराज जब राजा बने तो औरंगजेब का नाम चलता था, आलमगीर औरंगजेब पधार रहे, उसकी बिरुदावली होती थी। यानी कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जिसकी नई बिरुदावली बनाई जाए, यानी कि जब वो पधारेंगे तो उनका नाम लिया जाएगा। वो 750 साल के बाद किसी राजा का सबसे नवनिर्वाचित हुआ, वो शिवाजी महाराज थे। तो वो जो बिरुदावली है, वो बिरुदावली में लेता हूं, आखिरी में आप जय कहिएगा। अपने हाथों को ऐसा रखिए अपने छाती पर, हमारे राजा की बिरुदावली है। वो बिरुदावली आती है, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर मुगल दल संहारक राजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। यदि आपको लगता है कि आपने एक वक्तव्य नहीं सुना, यदि आपको भी ये बात लगती है कि यहाँ पर आशीष जी ने इतिहास के केवल पन्नों को नहीं पलटा, बल्कि इतिहास को, शिवाजी महाराज को, स्वराज्य को आपके समक्ष जीवित कर उकेर दिया, तो जोरदार तालियों से ये उत्तर आशीष जी तक पहुंचाइए। यहां से केवल आशीष जी शब्द नहीं बोल रहे थे, उनके शब्दों में वो ऊर्जा थी। जिन तलवारों का वो उल्लेख कर रहे थे, वो तलवार, वो दंडपत, वो गोलियां, वो सारे गोले यहां साक्षात चल रहे थे। और शिवाजी महाराज यदि आज जीवित हैं
तो ये आज केवल भाव नहीं, ये इस बात को प्रमाणित करते हैं आशीष जी कि शिवाजी हमारे मध्य जीवित हैं। यदि शिवाजी महाराज जो केवल इतिहास नहीं है, जो आज जीवंत हैं और स्वराज्य का यह उद्देश्य प्रत्येक भारतीय के मन में जीवित है, उसके लिए आवश्यकता है आशीष जी जैसे वक्ताओं की भी, जो हम सभी के मध्य शिवाजी को प्रत्येक दिन जीवित रखते हैं। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी का इस ऐसे वक्तव्य के लिए, जो जिसे वक्तव्य कहना भी कम होगा। हमने साक्षात शिवाजी महाराज को युद्ध करते देखा है हमारी आंखों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर हमारी मध्य जो गणमान्य जन उपस्थित हैं, आदरणीय श्री कान्य मैडम, एनसीसी की कमांडेंट मैडम, हमारे श्री कान्य मेहरे मैडम, मेडा सर, कान्य मेडा सर, उनका भी हम उपस्थिति को गौरवान्वित करते हैं, रेखांकित करते हैं। हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री गिरीश भालेराव जी भाई साहब, हम उनकी भी उपस्थिति को रेखांकित करते हैं। हमारे मध्य हमारी प्रज्ञा प्रवाह मालवा प्रांत की महिला आयाम प्रमुख श्री समीक्षा नायक जी भी उपस्थित हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर हमारे प्रज्ञा प्रवाह के मालवा प्रांत के प्रांत संयोजक आदरणीय श्री डी बेदिया सर से कि वे आकर आभार प्रदर्शन प्रकट करें। मैंने तो अभी पहली बार, ये चल बंद है क्या? मैं ये बोल रहा था कि मैंने शायद पहली बार इतना ओजस्वी, इतना कहते हैं कि वक्ता जो लिखा हुआ है कभी युद्ध नहीं लड़ता, लेकिन ये युद्ध से कम नहीं है, जो युद्ध की दशा और दिशा तय कर देता है कि आने वाली जनरेशन क्या होगी। अभी कवियों ने लिखा है कि खिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा कि खिल उठे युवाओं ने अब भ्रिकुटी तानी है और नए भारत में ये फिर से नई जवानी है। और युवाओं के लिए संदेश है, और आशीष जी जैसा उसका नाम है भारतवंशी, कितना मतलब मैं तो उन माँ बाप को भी प्रणाम करना चाहूँगा कि इन्होंने जो नाम रखा, उस नाम की भी कल्पना कितनी सोच के उन्होंने रखी कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को इतने जैसे साक्षात शिवाजी जिस तरह से युद्ध में अपना जो प्रताप दिखाते थे, वो आपने निश्चित उस प्रताप को युद्ध नहीं लेकिन मंच के सामने वो प्रदर्शित किया। आप निश्चित हम सबके लिए, हमारे युवाओं के लिए, इस देश के लिए एक एसेट हैं और युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक हैं। मैं सर आपका हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, प्रज्ञा प्रवाह की ओर से और उज्जैन के जनमानस की ओर से मैं आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस पूरी इस व्यवस्था में हमारे आदरणीय माननीय कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी की जो भूमिका है वो निश्चित है। जिस दिन हम उनसे मिलने गए और उन्होंने तत्काल कहा ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आप लोगों को आयोजित करना चाहिए। सर मैं आपका भी हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने हम लोगों का समर्थन किया, सहयोग किया और आज हम ये कार्यक्रम करवा पाए। साथ ही यहाँ जितने युवा हैं, युवा देश की चिंगारी होते हैं, युवा देश की ताकत होते हैं और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती और ट्रांसफॉर्म होती है, उसका स्वरूप बदलता है। तो उन युवाओं को जिन्होंने इस युवा के रूप से इन युवाओं को जो मोटिवेशन मिला है, उन सारे युवाओं को का भी मैं हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो भाग्यशाली थे जो आज यहाँ आए। उनका भाग्य नहीं था जो यहाँ नहीं आए, लेकिन हम चाहेंगे उनको ही बुलाएंगे जो नहीं आए। अब आने वाले वर्षों में भी फिर से हम चाहेंगे कि ऐसा एक फिर से यह व्याख्यान रखें और श्री आशीष जी को हम पुनः आमंत्रित करेंगे और कोशिश करेंगे जिन युवाओं ने नहीं सुना है वो पुनः सुनेंगे। साथ ही मैं उन जो हमारे यहाँ हम कहें कि अधिकारी हैं, अतिथि हैं, हमारे प्रज्ञा प्रवाह के मालवा प्रांत के जो अध्यक्ष हैं शिवप्रभा जी चौक से, जो LNT कॉलेज का ग्रुप के जो आपने देखा होगा इंदौर में अपन जाते हैं, उसके ऑनर हैं और चेयरमैन हैं। साथ ही हमारे साथ हैं
मुकेश जी गुप्ता जो हमारे प्रांत के सह संयोजक हैं, हमारे साथ में काम करते हैं, और हमारे ही प्रांत की महिला आयाम की जो प्रमुख हैं डॉक्टर समीक्षा नायक जी, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के जो शिक्षक और इस पूरे कार्यक्रम में जो हमारा साथ और सहयोग दिया, डॉक्टर कन्या मैड़ा जी जो एनसीसी के कमांडर हैं, पब्लिक एड जो हमारा एक विभाग है उसके आप अध्यक्ष भी हैं। सर, मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने समय दिया और अपने बच्चों को यहाँ हमें जिस तरह से सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे गणमान्य नागरिक यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे उज्जैन से पधारे हैं, आप सभी का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को जो सहयोग दिया, और हमेशा हम आपके आभारी रहेंगे। और मैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिनको नहीं बोल पा रहा हूं उनका भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मीडिया के लोग हैं उनका भी आभार, धन्यवाद। और हमारा जो संचालन के लिए जो व्यवस्था बनी, जो हमारा जो ये व्यवस्था चल रही है माइक वाली सारी व्यवस्था, उनका भी आभार कि हमारा माइक भी बड़े तरीके से संचालित रहा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं अंत में कहूँगा जय भवानी, आप जोर से बोलेंगे जय शिवाजी, यही इसका अंत रहेगा। उसके बाद शायद मुझे लगता आदेश कहाँ है, आदेश तो मैं एक बार फिर से आप बोलता हूँ जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी के लिए बाहर चाय और नाश्ते की व्यवस्था है, तो पधारें और हमको गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद आप सभी का। सभी से निवेदन है कि आप सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था है, सभी मां अन्नपूर्णा का प्रसाद जरूर ग्रहण कर जाएं, ये आप सभी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।